Good morning. Today is 6th of July 2017 and we are going to discuss the articles of The Hindu. सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड है। 25 मई को भी एक प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल आया था, तो इस आर्टिकल में देखेंगे नया क्या है और 25 मई वाले आर्टिकल को हम रिवाइज भी करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड है। नॉर्थ कोरिया ने फिर से एक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है जो यूएस के अलास्का तक वार कर सकती है। तो क्या रिपरकशंस होंगे इस एक्सपेरिमेंट के, वो सब डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल से। बीच का जो आर्टिकल है फिर से डैम से रिलेटेड है। सरदार सरोवर डैम की हाइट इंक्रीज की जा रही है, तो इससे बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचेगा, फिशिंग इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचेगा, काफ़ी सारा एरिया पानी के अंदर सबमर्ज हो जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमने परसों डिस्कस किए थे, तो कुछ भी नया नहीं है इस आर्टिकल में डिस्कस करने लायक, इसे हम नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे का जो आर्टिकल है वर्ल्ड बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई है। 4-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो आर्टिकल है यूके की इकोनॉमी से रिलेटेड है। यूके में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे 2008 के अंदर में, बाद में ऑस्टेरिटी लाए थे यूके वाले, और अब किस प्रकार से यूके की इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, तो सारे पॉइंट्स वही हैं यूके से रिलेटेड। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिसे हम यूज करके अपने एसए के अंदर या जीएस के अंदर है, तो इस आर्टिकल को हम नहीं डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर की रियलिटीज से रिलेटेड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये भी नहीं है इसे, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। नीचे जो आर्टिकल है किसानों की कर्ज माफी को लेके है, इसके भी 3-4 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन 2 आर्टिकल्स जो एक्स्ट्रा डिस्कस करेंगे हम, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंडिया और ईयू के रिलेशन से लेके है, और कई बार हिंदू में ऐसी चीज़ें आती नहीं है, तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन जो थिंक टैंक है वहाँ से ये आर्टिकल उठाया। और दूसरा जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा हम वो करेंगे सोशल मीडिया को किस प्रकार से रेगुलेट किया जा रहा है डिफरेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के द्वारा। ये दैनिक ट्रिब्यून का आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड आर्टिकल जो है। फिलहाल इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है। मुंबई की एक जेल जिसका नाम है बायकला जेल, इसमें एक महिला कैदी की मौत हो गई, कस्टडी में मौत हो गई, जिसका नाम था मंजुला सेठे। और क्या कारण बताया गया, देखिए ऑफिशियली तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो कारण बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है, जो ये महिला कैदी थी जिनका नाम था मंजुला सेठे, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी महिला कैदियों के बीच में, और जो जेल के ऑफिशियल्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, तो एक कन्फ्लिक्ट हुआ कैदियों के बीच में और जेल ऑफिशियल्स के बीच में, जिसमें मंजुला सेठे की डेथ हो गई। और बाद में इसके विरोध में जो महिला कैदी थी उन्होंने विरोध किया इस बात का, और राइट जैसी यानी दंगे जैसी सिचुएशन पैदा हो गई जेल के अंदर में। तो ये कंटेक्स्ट है। तो अब देखिए ये घटना तब घटित हुई जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑलरेडी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया हुआ है कि आप एक एम्पावर्ड कमेटी का निर्माण कीजिए जो प्रिजन्स में रिफॉर्म्स लाने को लेके अपनी रिपोर्ट देगी। किसके बेस पे? हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सारे डिसीजंस दिए हैं प्रिजन्स में रिफॉर्म्स लाने को लेके, या फिर मॉडल प्रिजन मैनुअल ऑफ 2016 को बेस बनाएगी वो कमेटी, या फिर यूएन में काफ़ी सारे रेजोल्यूशंस पास हुए हैं प्रिजन रिफॉर्म से रिलेटेड। तो इन सभी मुद्दों को लेके जो एम्पावर्ड कमेटी है वो रिपोर्ट बनाएगी और सौंपेगी, और बाद में जेलों के अंदर में रिफॉर्म्स लाए जाएंगे, जेलों को और ज़्यादा मॉडर्न बनाया जाएगा, और जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक सुविधाएं हैं, वो कैदियों को प्रोवाइड की जाएगी। थोड़ा 25 मई वाला जो आर्टिकल है उस पर हम नज़र डाल लेते हैं। वो आर्टिकल था मेनली ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स के ऊपर में था। अंडर ट्रायल्स की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा 68% है। हमने 25 मई को डिस्कस किया था किस प्रकार से कई बार ऐसे कैदी हैं, मान लीजिए कोई कैदी जो है वो चोरी के जुर्म में है, सिर्फ एक एग्जांपल है, चोरी के जुर्म में मैक्सिमम सज़ा हो सकती है 5 साल, लेकिन कई कैदी तो ऐसे हैं चोरी के जुर्म में बंद है लेकिन 6 साल से ज़्यादा वो अभी तक जेल में बंद हैं। तो ओवर क्राउडिंग काफ़ी ज़्यादा है, अंडर ट्रायल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, कैदियों को प्रॉपर ढंग से लीगल एड नहीं मिल पाती, और कई बार क्या होता है जमानत के लिए बॉन्ड भरने पड़ते हैं, उसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन कई बार कैदी इतने गरीब होते हैं कि वो अपना बॉन्ड भी नहीं भर पाते, और जजों की संख्या है वो काफ़ी कम है। इस वजह से भी जो ओवर क्राउडिंग ऑफ जेल्स हो गई है, और भी काफ़ी सारी समस्याएं जैसे सैनिटेशन की, अनहाइजीनिक फूड की, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स उनको हो जाती हैं, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, कैदियों की आपस में ही लड़ाई हो पाती है, तो कैदियों की सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाती हैं। कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं? प्ली बार्गेनिंग एक इंपॉर्टेंट मेजर है वो जो भारतीय कानून में लाया जा सकता है। प्ली बार्गेनिंग ये होता है कि मान लीजिए अगर कोई जो पर्सन है जिस पे ऊपर में मुकदमा चल रहा है, अगर वो मान ले पहले ही कि हाँ मैंने ये जुर्म किया है, तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी, तो फिर वो सारी जो चीज़ें हैं जिस प्रकार से पूरा केस चलता है, सालों साल वो केस लटकता रहता है, वो नहीं चलेगा। शुरू में ही अगर अपराधी मान ले पहले साल में ही कि हाँ भाई मैंने जुर्म किया है, तो उसकी सज़ा कम कर दो, लेकिन एक प्रकार से ये अच्छी चीज़ है, टाइम बच जाएगा, समय बच जाएगा बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का और जुडिशरी का। अगला जो सजेशन दिया जाता है वो दिया जाता है कि 436A, यानी वो सज़ा एक प्रकार से अंडर ट्रायल से एक्यूज्ड जो हैं जिन्होंने जिस क्राइम में उनकी आधी से ज़्यादा सज़ा वो काट चुके हैं, मान लीजिए चोरी के इल्ज़ाम में मैक्सिमम सज़ा 5 साल हो सकती हैं, अगर वो 2.5 साल
सजा काट चुके हैं तो उनको रिहा कर दिया जाए जब तक उनकी जो केस है उस पर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। और 25 मई के आर्टिकल को ये भी हमने डिसाइड किया था कि इस चीज़ को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक वो जुर्म जिसमें मैक्सिमम सज़ा 7 साल से ज़्यादा हो सकती है, और दूसरे पार्ट में वो जुर्म जिसमें मैक्सिमम सज़ा है वो 7 साल से कम हो सकती है। और एक नेशनल पॉलिसी ऑन प्रिजन्स भी बनाए जाने की आवश्यकता है। आगे वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखिए सुपीरियर कोर्ट्स यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो दूसरी हाई कोर्ट्स हैं, उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्डर्स दिए हैं हाल फिलहाल में प्रिजन में रिफॉर्म्स लाने को लेके, और काफ़ी बार उन्होंने आवाज़ उठाई है प्रिजनर्स के जो राइट्स हैं उनको लेके, उनकी हेल्थ हाइजीनिक कंडीशंस को लेके या फिर लीगल एड को लेके, जो वुमेंस या फिर बच्चों की क्या कंडीशंस हैं जेलों के अंदर में, उसको लेके भी काफ़ी आवाज़ें उठाई गई हैं सुपीरियर कोर्ट्स के द्वारा में। जुडिशरी की अप्रोच ये रहती है कि अगर कोई जेल के अंदर में गया है इसका मतलब ये नहीं कि उससे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ले लिए जाएं। इवन जो हमारी होम मिनिस्ट्री है उसका भी यही कहना है, इसलिए उन्होंने एक मॉडल जेल मैनुअल रिलीज़ किया था। जो होम मिनिस्ट्री है, सरकार का ये मानना है कि अगर किसी पर्सन ने अपने आप को लीगल प्रोसेस के सामने सबमिट किया है, यानी उसने पूरे देश की जो लीगल प्रोसेस है उसको एक्सेप्ट किया है और जेल के अंदर जाना स्वीकार किया है, तो अब स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाए जेल के अंदर में। तो ये वे फॉरवर्ड था। क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है और इस प्रकार से आ सकता है कि आपकी राय में प्रिजन रिफॉर्म्स क्या होते हैं और क्यों अर्जेंट नीड है प्रिजन रिफॉर्म्स लाने की हमारे देश के अंदर में। तो आंसर दीजिएगा इसका onlyis.com वेबसाइट पे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ में। नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड ये आर्टिकल है। नॉर्थ कोरिया ने मंगलवार को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया जो कि अलास्का तक वार कर सकती है यूएस के अंदर में। तो क्या अभी रिएक्शन होना चाहिए यूएस का, उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। देखिए नॉर्थ कोरिया को किस प्रकार से टैकल किया जाए, ये अभी ट्रंप के सामने सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी की चुनौती है। आमतौर पे जो यूएस है वो चाइना पे निर्भर करता है, चाइना को बार बार कहता है। इस बार थोड़े दिन पहले देखिए, अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने चाइना के राष्ट्रपति मिस्टर शी जिनपिंग को कहा कि आप नॉर्थ कोरिया को कंटेन कीजिए और मना कीजिए कि वो मिसाइल का परीक्षण ना करे, बदले में हम अच्छी ट्रेड डील देंगे, ऐसा ट्रंप ने चाइना को कहा। लेकिन कुछ भी रिजल्ट नहीं निकल पाया। अगर कुछ फायदा होता तो वो अब ये जो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है वो ना करते। तो कैसे नॉर्थ कोरिया को टैकल किया जाए, देखिए सैंक्शंस, अगर मान लीजिए पहले पास्ट में बहुत सारे सैंक्शंस भी लगाए गए हैं, धमकियां भी दी गई हैं, कोई भी चीज़ सफल नहीं हो पाई है। और जो मिस्टर किम जो अभी डिक्टेटर जो है अभी रूल कर रहे हैं, उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो तो अगेंस्ट यूएस ही है। उनका जो मेन डॉक्ट्राइन है वो यही है कि यूएस को अपोज किया जाए। और 2012 में उन्होंने सत्ता संभाली थी और अभी तक उन्होंने अपने मिसाइल प्रोग्राम को काफ़ी एक्सपेंड कर दिया है। और मिस्टर ट्रंप जो है उन्होंने तो सिर्फ ओबामा की पॉलिसी को फॉलो किया है कि स्टिक एंड सैंक्शंस, बार बार सैंक्शंस लगाए जाएं, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। अभी वो फिर से स्केयर 1 पे आ गए हैं और अभी वो कहते हैं कि हम इवन मिलिट्री स्ट्राइक यानी हमला भी कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर में, इसको नॉर्थ कोरिया को रोकने के लिए कि वो फ्यूचर में मिसाइल और ज़्यादा मिसाइल्स का एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन इससे भी कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। जिस प्रकार का अनप्रेडिक्टेबल नेचर है मिस्टर किम का जो अभी रूल कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया के अंदर में, अगर थोड़ा सा भी अगर कोई कदम उठाती है यूएस वहाँ पे अटैक करने को लेके, तो साफ साफ वार स्टार्ट हो जाएगा उस कोरियन पेनिनसुला के अंदर में। तो ये पॉलिसी फेल हो जाएगी। इवन सैंक्शंस की पॉलिसी है वो भी पूरी तरह से फेल कर गई है और ज़्यादा सैंक्शंस लगाने का कोई फायदा होगा नहीं। थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, डायरेक्ट बातचीत स्टार्ट की जाए, नेगोशिएशन स्टार्ट की जाए नॉर्थ कोरिया के साथ में, और ये सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन है। देखिए वे फॉरवर्ड में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है 1994 में, जब नेगोशिएशंस के बाद में 10 साल तक नॉर्थ कोरिया ने किसी भी मिसाइल का एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। और अभी भी अगर ट्रंप डायरेक्ट नेगोशिएशंस या बातचीत करते हैं नॉर्थ कोरिया के साथ में, तो एक थोड़ा सा फ्रीजिंग किया जा सकता है। नॉर्थ कोरिया के जो मिसाइल की सीरीज चल रही है, बार बार वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको रोका जा सकता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर नहीं आएगा, लेकिन एक कंटेक्स्ट तैयार हो गया है, पता लग गया है हमें क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर कोरियन पेनिनसुला के अंदर में। अगला जो आर्टिकल है वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पे आधारित है। वर्ल्ड बैंक ने अपनी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2017 जारी की, तो उसमें देखिए 3 बातों पे फोकस किया गया है। पहले अलग चीज़ों पे फोकस किया जाता था, कैसे अब डिफरेंस देखते हैं। देखिए पहले एक राइट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस पे फोकस किया जाता था, लेकिन अभी ना सिर्फ राइट फॉर्म ऑफ इंस्टीट्यूशंस बल्कि क्या फंक्शन हो सकते हैं इंस्टीट्यूशंस के, उस पर भी फोकस किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बार बार ये कहा जाता है कि जो लोकपाल आएगा तो वो करप्शन को कम कर देगा। अब बात इस बात पर डिपेंड करता है ना कि फंक्शंस क्या होंगे लोकपाल के, आप लोकपाल को कितनी पावर्स दे रहे हो, उस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि लोकपाल कितना सफल साबित हो सकता है। बस ये कहना कि हाँ भाई लोकपाल आ जाएगा करप्शन कम हो जाएगा, तो ये तो मुमकिन नहीं है। आपको फंक्शंस देखने होंगे कि क्या फंक्शन होंगे लोकपाल के। दूसरा पॉइंट ये है
कि इंस्टीट्यूशंस की कैपेसिटी बिल्ड करने से कुछ नहीं होगा, ये भी देखना होगा कि आखिरकार कितनी पावर एसिमेट्रीज हैं। जैसे एनएचआरसी का एग्जांपल ले लीजिए, या फिर और भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एनएचआरसी है, मान लीजिए कैपेसिटी गवर्नमेंट कहती है कि हमने काफ़ी सारी कैपेसिटी दे के रखी है एनएचआरसी को, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसको, लेकिन वास्तव में जो उनकी पावर्स हैं वो सिर्फ रिकमेंडेटरी हैं। समझ गए? तो काइंड ऑफ ये डिपेंड करता है एक्चुअल में उनके पास में कितनी पावर्स हैं। पावर्स एसिमेट्रीज तो नहीं है। रूल ऑफ लॉ लाने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, रोल ऑफ लॉ कितना है। अब सोमालिया का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए सोमालिया के संविधान में ये लिखा है कि जो वहाँ का संविधान है, वहाँ का देश है, रूल ऑफ लॉ फॉलो करेगा, लेकिन सोमालिया की कंडीशन अब इतनी बेकार है, सिविल वार तो वहाँ पे चल रहा है। तो एक्चुअल में लॉ का क्या रोल है वो देखना जरूरी है। तो ये 3-4 जो पॉइंट है उस पर फोकस दिया जा रहा है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में। ये कहते हैं कि देखिए पिछले 70 सालों में जो पूरा फोकस रहा है वो टेक्नोलॉजी पे रहा है, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी ओपिनियन ने शेप किया है पूरे कि वर्ल्ड बैंक किस प्रकार से काम करेगा। डेवलप्ड कंट्रीज का मानना ये था कि अगर सिर्फ कैपिटल की सहायता से और टेक्नोलॉजी की सहायता से पूरेस्ट जो कंट्रीज हैं वहाँ पे डेवलपमेंट लाई जा सकती है, ऐसा मानना था डेवलप्ड कंट्रीज का कि सिर्फ पैसों से और टेक्नोलॉजी के बेस पे। लेकिन ऐसा है नहीं, और इसीलिए जो बैंक्स हैं अभी काफ़ी सारे जो मल्टीफेरियस चैलेंजेस हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से चैलेंजेस वो अगली स्लाइड में आएंगे। और अभी जो प्रॉब्लम्स हैं गरीब देशों में उसको एड्रेस करने के लिए वहाँ के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एलिट्स को भी शामिल किया जा रहा है नेगोशिएशंस में, और पार्टिसिपेशन उनका इंश्योर किया जा रहा है। अब देखिए जो वर्ल्ड बैंक है वो भी जो डेवलप्ड कंट्रीज की हेजेमोनी थी वर्ल्ड बैंक के अंदर में उसको चैलेंज कर रहा है, और इसी हेजेमोनी का एक नतीजा था पहले 70 सालों में आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा डोमिनेंस था। पिछले 70 सालों की बात करें तो हर बार जो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट होता था वो वाइट मेल होता था। और दूसरा अगर बात करें तो देखिए प्रेसिडेंट का जो बैकग्राउंड होता था वो आमतौर पे यही होता था, या तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने का जो बैकग्राउंड होता था वो डिफेंस से रिलेटेड होता था, या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशन से रिलेटेड होता था। जबकि सोच के देखिए हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर में, या फिर एशिया या अफ्रीका की बात करें तो 70% जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में काम करती है वो पॉपुलेशन वुमन है। तो ऐसा ही किसी पर्सन का बैकग्राउंड होना चाहिए जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के तौर पे काम करे, ना कि सिर्फ जो डिफेंस से रिलेटेड या फिर प्राइवेट कॉरपोरेशन से रिलेटेड। एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो और वुमन हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा पूरे वर्ल्ड में किस प्रकार से डेवलपमेंट लाई जा सकती है, खास करके पुअर कंट्रीज में, गरीब देशों के अंदर में। अब वर्ल्ड बैंक ज़्यादा फोकस कर रहा है जेंडर राइट्स पे और इक्विटी पे। और उसके अलावा एक बात और जो कहता है रिपोर्ट, वो कहता है कि देखिए अब जो है जो चाइना और जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं और इनकी जो इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो वर्ल्ड बैंक के पास में जितनी पावर्स थी आज उतनी पावर्स नहीं रह गई है डेवलपिंग कंट्रीज़ में रेगुलेट करने में या फिर वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इस्टेब्लिश करने में, क्योंकि ऑलरेडी जो इंडिया या फिर चाइना है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं और अभी वर्ल्ड बैंक में इतनी पावर्स नहीं है कि वहाँ पर पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सकें। अगला जो आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। आर्टिकल देखिए ये कहता है कि हमें कुछ रियलिटीज़ को समझने की ज़रूरत है और अपनाने की ज़रूरत है। और कंटेक्स्ट क्या आर्टिकल का, अभी यूएस ने एक टेररिस्ट है जिनका नाम सलाउद्दीन था, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया। और यूएस ने उस जो नोटिस था, उस पेज था, उस डॉक्यूमेंट में ये कहा कि उस टेररिस्ट ने काफ़ी सारे अटैक्स किए हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। तो आर्टिकल कहते हैं कि कुछ जो एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है, ये यूएस को वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था। और कुछ जो पर्सन्स हैं इस बात का विरोध कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने भी यूएस के इस बात का विरोध नहीं किया और ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन आर्टिकल जिन्होंने लिखा वो एक अलग ही तरह का व्यू पेश कर रहे हैं, शायद आपको भी उनका व्यू अजीब लगे। ये कहते हैं कि देखिए हमें रियलिटी समझने की जरूरत है कि अभी पाकिस्तान के पास में कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम वापस नहीं ले सकते, अब वो पाकिस्तान का ही रहेगा। और इवन ना सिर्फ पाकिस्तान, चाइना के पास में भी कश्मीर का कुछ हिस्सा है। हमें ये बात समझने की ज़रूरत है। हम सिर्फ नाम के तौर पे अपनी ज्योग्राफी बुक्स में पूरा कश्मीर दिखाते हैं, लेकिन हमें कुछ रियलिटीज़ को समझने की आवश्यकता है। अब देखिए किस प्रकार की रियलिटीज़ की बात करते हैं। ये कहते हैं कि एलओसी यानी जो पाकिस्तान के पास में जो कश्मीर है वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, और जो इंडियन एम्बेसी है या फिर जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है वो डॉक्यूमेंट्स जारी भी करती है जिसके बेस पे कोई पर्सन पाकिस्तान के पास में जो कश्मीर है वहाँ पे विजिट कर सकता है। इवन कारगिल का जो कन्फ्लिक्ट था वो पीक पे था, फिर भी हमने पाकिस्तान वाले कश्मीर को वापस लेने की कोशिश नहीं करी। एक कॉमन सेंस है, कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट को हमने अपनाया है और रियलिटी को हम एक्नोलेज करते हैं। एक और उदाहरण ये देते हैं, उदाहरण में ये कहते हैं कि देखिए जो एक बस सर्विस हमने स्टार्ट की गई है, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है पीओके, वहाँ के मुजफ्फराबाद से और कश्मीर से लेके एक बस सर्विस स्टार्ट की थी।
और जो भी यात्री यहाँ से वहाँ जाते थे उनको स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती थी। तो हमारी जो एजेंसीज हैं वो एक्नोलेज कर रही हैं इस बात को और मान रही हैं कि स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली एक्नोलेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास में कश्मीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे वापस ले पाना बहुत मुश्किल है। और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल ये देते हैं। ये कहते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की ये टेरिटरी बल्कि चाइना के पास में भी टेरिटरी है थोड़ी बहुत। ये देखिए यहाँ पे ये जो थोड़ा सा एरिया है ये सक्सम वैली, ये पहले पाकिस्तान के पास में था लेकिन पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 के आसपास में। और अक्साई चीन का जो एरिया है ये भी हमारा एरिया है सो कॉल्ड, और ये काइंड ऑफ अभी चाइना के पास में है। तो ये जो इन्होंने आर्टिकल लिखा वो कहते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान के पास में एरिया है बल्कि चाइना के पास में भी एरिया है। यहाँ पे देखिए, और फिर कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस बात को माना था। अटल बिहारी वाजपेयी और जसवंत सिंह उस टाइम के फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी, इनडायरेक्टली कहा था कि अब सब कॉन्टिनेंट यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जो मैप नहीं चेंज हो सकता, यानी मैप मेकिंग नहीं होनी चाहिए अब फिलहाल। तो काइंड ऑफ इनडायरेक्टली यही ये मार्क करता है ये चीज़ की स्टेबिलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के अंदर में उस टाइम, और कन्फ्लिक्ट दूर करने की, अवॉइड करने की कोशिश कर रहे थे। 4 आर पे उन्होंने ध्यान दिया था। एक रिस्ट्रेंट, दूसरा रिनाउंसिएशन ऑफ वायलेंस यानी वायलेंस को अवॉइड करना, छोड़ना, त्यागना, और आगे रिजम्पशन ऑफ डायलॉग यानी डायलॉग फिर से स्टार्ट करना और शांति स्थापित करना, और चौथा था रिस्पेक्ट फॉर द LOC। तो ये काइंड ऑफ आर्टिकल है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स नहीं है जिनका यूज हो सकता है, फिर भी हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया, थोड़ा अलग तरह का व्यू था। अगला जो आर्टिकल है वो किसानों की कर्ज माफी को लेके है। क्यों सरकारें जो हैं किसानों की कर्ज को माफ करती हैं? देखिए पूरा इतिहास रहा है और फार्मर्स की, जिसमें फार्मर्स की कर्ज माफ़ी की जाती है। फार्मर्स जो हैं इस बार जो प्रभावित हुए हैं उनको अपनी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, और उनकी जो फसलें जो उन्होंने उगाई थी उनकी जो पैदावार है उनके प्राइसेस जो हैं वो एक प्रकार से बहुत कम हो गए हैं और काफ़ी लॉस किसानों को हो रहा है। इसलिए किसान जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि उनका जो कर्ज है वो माफ़ किया जाए, और जो सरकार है उनको भी सस्ता पड़ता है। वैसे अगर वो जो फसलें हैं उनके दाम बढ़ाएं तो उनको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, लेकिन अगर वो लोन माफ़ करते हैं तो उनको काफ़ी कम खर्च करना पड़ता है। तो एक ये कारण बताया जा रहा है, इसलिए कर्ज माफ़ी करती हैं जो गवर्नमेंट्स हैं वो। उसके बाद में क्या इम्पैक्ट होता है कर्ज माफ़ी का? देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स का काफ़ी खर्चा लगता है, उनका बजट है, डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए बैंक तो अपने पास से लोन देंगे नहीं, अपने पास से वो कर्ज माफ़ करेंगे नहीं। वो कर्ज माफ़ करेंगे तभी करेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट से उनको पैसा देंगी, और एक मोरल हैजार्ड भी इससे पैदा हो जाता है। वो किसान जो अभी ऑनेस्ट रूप से, ईमानदार रूप से अपना कर्ज दे रहे हैं, वापस लुटा रहे हैं बैंक्स को, वो आगे जाके अपना कर्ज वापस नहीं लुटाएंगे। वो सोचेंगे कि हम क्या पागल हैं, हम अपना कर्ज ईमानदारी से देते हैं लेकिन बाद में सरकार जाके माफ़ कर देती है। तो काइंड ऑफ ये अच्छी चीज़ नहीं है। और अब देखिए किसानों को अगर ये लगेगा कि आगे जाके जो सरकार है वो कर्ज माफ़ कर देगी, तो किसान भी प्रॉपर ढंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अच्छे ढंग से खेती नहीं करेंगे। उनको लगेगा अगर किसी चीज़ का लॉस होता है तो आगे जाके जो है सरकार कर्ज माफ़ कर देगी। तो ये एक मोरल हैजार्ड है। अपना पैसा जब लगा होता है तो बंदा और ज़्यादा केयरफुल पॉलिसीज अपनाता है। तो ऐसा आर्टिकल कहता है। आगे अगर कर्ज माफ़ी एक सोल्यूशन नहीं है तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है इस चीज़ का? अल्टरनेटिव देखिए ये कहते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। ना सिर्फ इससे फार्मर्स की इनकम को बढ़ाया जा सकता है बल्कि इसके साथ साथ फार्मर्स को जो दूसरे प्रोडक्टिव सेक्टर हैं, जैसे हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे सरकार अब काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, तो उन सेक्टर्स पे भी ध्यान दिया जा सकता है अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए जाते हैं तो काइंड ऑफ ये एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन हो सकता है कर्ज माफी का। अगला जो आर्टिकल है वो सोशल मीडिया से रिलेटेड है। जर्मनी की सरकार ने सोशल मीडिया से रिलेटेड एक नया कानून बनाया है। जर्मनी की सरकार ने कहा कि मान लीजिए अगर सोशल मीडिया पे कोई हेट स्पीच है, उदाहरण के तौर पे आप ये देखिए, ये पोस्ट है जो हेट स्पीच से रिलेटेड है, अगर कोई यूजर इसे फ्लैग करता है, इवन फ्लैग करने के बाद भी अगर फेसबुक इसे अपने प्लेटफॉर्म से नहीं हटाता है तो गवर्नमेंट फाइन लगा सकती है फेसबुक के ऊपर में। कितना फाइन लगा सकती है? एक लिमिट रख दी गई है 50 मिलियन यूरो। तो एक प्रकार से जर्मनी की सरकार ने कोशिश करी है कि सोशल मीडिया को रेगुलेट करने की, और ये कानून बनाया गया है जिसका नाम है नेटवर्क इन्फोर्समेंट एक्ट। ये अक्टूबर में लागू हो जाएगा। अब बात ये उठती है कि डोमेन इफेक्ट इसका देखने को मिल सकता है। ना सिर्फ जर्मनी बल्कि वर्ल्ड के दूसरे हिस्सों में भी कई सारे देश इस तरह का कानून अपने अपने देशों में बना सकते हैं। लेकिन कंसर्न्स क्या है? कंसर्न्स तो ये है कि देखिए कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी पोस्ट जो है वो ऑफेंसिव है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए जर्मनी में अभी एंजेला मर्कल जो है वो वहाँ पे चांसलर हैं, तो वो जो है इमिग्रेंट्स को वहाँ पे अलाउ कर रही हैं, माइग्रेंट्स को अलाउ कर रही हैं। और काइंड ऑफ नाजी जो थॉट है, जो हिटलर से रिलेटेड जो थॉट है,
उसको उस तरह की एक्सप्रेशंस को दमन करने का काम करती हैं। लेकिन मान लीजिए अब इस बार जो इलेक्शंस होने वाले हैं जर्मनी में, तो एंजेला मर्केल जो है इलेक्शन हार जाती हैं तो अपोजिशन पार्टी सत्ता में आ जाएंगी, तो उनके विचार चेंज हो जाएंगे। आज जो एंजेला मर्केल को जो ऑफेंसिव लगता है, कल की जो गवर्नमेंट है उसको वो चीज़ ऑफेंसिव नहीं लगेगी। तो काइंड ऑफ ये जो चीज़ है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाएगी और गवर्नमेंट अपने हिसाब से सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकती है। जो भी चीज़ उनको अच्छी लगेगी उसको रेगुलेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो चीज़ है काफ़ी खतरनाक है। अब ऐसा ही जो रिलेटेड चीज़ है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के अंदर में सेक्शन 66A को हटा दिया था, स्क्रैप कर दिया गया था। उसमें क्या हुआ था, आईटी एक्ट 66A का यूज करते हुए जो अथॉरिटीज थी वो इवन जो लेजिटिमेट एक्सप्रेशन थी उसको भी दबा सकती थी। आपने देखा होगा कि पहले कई सारे केसेस सामने आए थे। 2 गर्ल्स का केस सामने आया था कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे से रिलेटेड किसी पोस्ट को लाइक किया था, बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया था, काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी। फिर आखिरकार 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 66A को हटा दिया था, इनवैलिडेट करार दे दिया था। और सिटीजन से रिलेटेड भी हम काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी अब देखते हैं कि कई बार दुरुपयोग होता है सिटीजन एक्ट का। वैसे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ साफ है, केदारनाथ का जो केस है 1962 का, कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो सिटीजन एक्ट के अंदर में आती है और कौन सी नहीं आती हैं। फिर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है जब भी सिटीजन एक्ट का यूज किया जाता है। तो वे फॉरवर्ड में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डेमोक्रेसी को कई बार काफ़ी हैवी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और काफ़ी चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इस प्रकार से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना अपने आप में सही कदम नहीं है। इंटरनेट आज़ादी देता है, कई बार जो मीडिया है वहाँ भी प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है। तो सोशल मीडिया जो है आम नागरिकों को आज़ादी देता है कि वो अपने जो व्यू हैं सबके सामने प्रकट कर सकें। और इस प्रकार से सोशल मीडिया को कंट्रोल करना गवर्नमेंट के द्वारा, ये तो उस चीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक है। सोशल मीडिया के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे हेट स्पीच देखने को मिलती है, उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि गवर्नमेंट का यूज़ करना सोशल मीडिया को अपने फ़ायदे के लिए और जो लेजिटिमेट आवाज़ है उसका दमन करना। तो ये पूरा आर्टिकल था और क्वेश्चन आ सकता है इस पर, यूटिलिटी पेपर 3 में है इसकी। क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि पहले तो यूं पूछा जा सकता है यूपीएससी के द्वारा कि कई बार ऐसा आर्ग्यूमेंट दिया जाता है सोशल मीडिया जो है वो लगातार एंटी सोशल हो रहा है। तो क्रिटिकली एनालाइज आपको करना है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए सोशल मीडिया को रेगुलेट करने में। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, onlyis.com वेबसाइट पे आप आंसर दे सकते। अगला जो आर्टिकल है वो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच के रिलेशंस को लेके है। हमारे प्रधानमंत्री अभी 5 यूरोपियन देशों की यात्रा पर गए और काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए, और लेकिन फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट है हम अभी तक यूरोपियन यूनियन के साथ नहीं साइन कर पाए हैं। 2007 से अभी तक बातचीत जारी है कि यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, जिसका अभी नाम भी बदल गया है। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का नाम बदल के हो गया यूरोपियन यूनियन के साथ में ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA। प्रीलिम में इस बार क्वेश्चन भी आया था इस पे। तो काफ़ी सारे मुद्दे हैं क्यों अभी तक हम जो ये बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है अभी तक यूरोपियन यूनियन के साथ में साइन नहीं कर पाए हैं। तो उन मुद्दों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो जो माहौल है अभी यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने का वो बिल्कुल अनुकूल है। यूरोपियन यूनियन की GDP बढ़ रही है और वहाँ पे जो एम्प्लॉयड यूथ है उनकी संख्या भी बढ़ रही है। तो काइंड ऑफ राइट टाइम है कि उनके साथ में जल्द से जल्द BTIA साइन किया जाए। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बाधा है वो है लैक ऑफ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन। क्या होता है ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन? मान लीजिए कोई भी प्राइवेट कंपनी, इंडिया की कंपनी वहां जाती है यूरोपियन यूनियन के किसी भी कंट्री में व्यापार करने के लिए, तो उनके पास में एक प्रॉपर राइट्स होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन की कोई कंपनी हमारे इंडिया में आती है व्यापार करने के लिए, तो कुछ प्रोटेक्शन उनको मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इंडिया मन चाहे मर्जी जब आए कोई रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा दे या फिर उनके साथ में कुछ अन्याय हो। अगर उनके साथ में कोई अन्याय होता है तो वो क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, ये सारी चीज़ें प्रोसीजर्स एक प्रकार से तय होता है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन के तहत में। इसी को लेकर अभी तक विवाद है कि हम BTIA नहीं साइन कर पाए हैं। तो इंडिया का क्या ऑब्जेक्शन है इस पे? देखिए 2016 में इंडिया ने काफ़ी सारे यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के साथ में जो ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट्स थे उसको रिन्यू नहीं किया और वो एक्सपायर हो गए। और इंडिया ने क्यों रिन्यू नहीं किया? इंडिया का ये कहना है कि पहले एक क्लाज है। क्या क्लाज है? अगर मान लीजिए यूरोपियन यूनियन की किसी भी कंपनी को कोई दिक्कत है हमारे देश के अंदर में, तो वो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल का दरवाजा खटखटा सकते हैं और विदेश में जाके मल्टीलेटरल जो डिस्प्यूट रेडरेशनल मैकेनिज्म होते हैं उनके पास में जा सकते हैं। इंडिया को इसी बात से दिक्कत है। इंडिया कहता है कि पहले आप डोमेस्टिक जुडिशरी के पास में आइए, यानी हमारे देश की कोर्ट्स में जाइए, उसके बाद में आप इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं। क्योंकि हमारे देश में जो जुडिशरी है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है और कई बार जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स होते हैं वो बाइस्ड होते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज के पक्ष में काम करते हैं।
और वैसे टू वे कॉमर्स की बात करें तो आज 98 बिलियन डॉलर्स का व्यापार होता है, 2014-15 में का ये आंकड़ा है। और यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो एफडीआई आती है वो 24.91 बिलियन डॉलर्स है, और यह भी 2014-15 का आंकड़ा है। और भी काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो बाधा अभी बने हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में BTIA अभी तक नहीं साइन हो पाया है। जैसे इंडिया चाहता है कि हमें डेटा सिक्योर स्टेटस मिले, और क्योंकि देखिए काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज है जो इंडिया के अंदर में इंडिया से काम लेती है। जैसे आप सोच के देखिए, जो यूएस की बड़ी कंपनीज हैं वो TCS या इन्फोसिस जैसी कंपनीज को प्रोजेक्ट्स देती हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन की काफ़ी सारी एक ऐसी कंपनीज है जो इंडिया को प्रोजेक्ट नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो ये आरोप लगाती है कि इंडिया के अंदर में जो डेटा है वो सिक्योर नहीं है, तो इसकी वजह से काफ़ी इमेज खराब हो जाती है हमारी सर्विस सेक्टर की। तो इंडिया चाहता है कि आप हमें दर्जा दीजिए कि हमारा जो देश है वो डेटा सिक्योर कंट्री है, समझ गए। उसके बाद में इंडिया ये भी डिमांड करता है कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं सर्विस सेक्टर से, वो आसानी से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में जा सकें, और जो वीज़ा रिस्ट्रेंट्स कई बार लगाए जाते हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के द्वारा, वो वीज़ा रिस्ट्रेंट्स नहीं होने चाहिए। कई बार यूरोपियन यूनियन क्या करता है, हमारे प्रोडक्ट्स को लेके हवाला देता है सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर्स का यूज़ करते हुए बैरियर्स लगा देता है। जैसे जो आम थे उनको बैन कर दिया था यूरोपियन यूनियन ने, और कहा था कि सैनिटेशन की प्रॉब्लम से हमारे जो आम है उसके अंदर में। बाद में हालांकि उन्होंने यह बैन हटा दिया था, लेकिन वही बात है, इमेज खराब हो जाती है काइंड ऑफ। उन्होंने तो बैन लगाया फिर हटा दिया, लेकिन संकेत जाता है दूसरे कंट्रीज के पास में कि हमारे जो आम है वो अच्छे नहीं है, जो कि हमारे देश के लिए, ब्रांड के लिए अच्छा नहीं है। जो मेक इन इंडिया ब्रांड हम बनाना चाहते हैं उसके लिए चीज़ अच्छी नहीं है। रिगार्डिंग ऑटोमोबाइल्स भी जो ब्रिटेन है यानी यूरोपियन यूनियन है वो डिमांड करता है कि जो हमने यानी इंडिया ने बैरियर्स लगा के रखे हैं। देखिए जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है यूरोपियन यूनियन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और हम हमारी डोमेस्टिक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसको बचा के रखना चाहते हैं, इसलिए थोड़े बहुत बैरियर्स शायद हमने लगा के रखे हैं। और यूरोपियन यूनियन यह बार बार मांग करता है कि जो इंडिया है ऑटोमोबाइल जो इक्विपमेंट्स या सेक्टर है उसके ऊपर में जो बैरियर्स हमने लगा के रखे हैं वो हटाए। और उसके बाद में जो यूरोपियन यूनियन है वो ये भी मांग करता है कि जो वाइन या दूसरी स्पिरिट्स है उस पर भी इंडिया बैरियर्स हटाए। जबकि देखिए हमारे देश में जो वाइन है वो एक काइंड ऑफ, आपने देखा होगा बिहार में भी अब शराबबंदी की है, ना सिर्फ देसी विदेशी सभी तरह की शराब को बैन कर दिया गया है। कई स्टेट्स में, गुजरात, बिहार और नागालैंड, कई सारे स्टेट्स में ये बैन है अभी शराब। तो सिन गुड्स में आती है अभी जो शराब है, और इसलिए इंडिया ने इसे बैन किया हुआ है। जबकि जो यूरोपियन यूनियन है वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो जो यूरोपियन यूनियन की शराब है इंडिया के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे शराब काफ़ी ज़्यादा पैदा होती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट है, अंगूर की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए जो वाइन है वहाँ की स्पेशल ब्रांड है जैसे चैंपियन वगैरह। उसके बाद में जो यूरोपियन यूनियन है वो ये भी चाहता है कि जो इंडिया है वो अपनी लीगल सर्विसेज और अकाउंटेंसी की जो सर्विसेज हैं उसको लिबरलाइज करें। यानी आज कोई विदेशी वकील हमारे देश में आके जो एक प्रकार से अपना प्रोफेशन स्टार्ट नहीं कर सकता, और यूरोपियन यूनियन चाहती है कि इंडिया इस प्रोफेशन को लिबरलाइज करे और अलाउ करे कि विदेशी वकील भी आके यहाँ पे अपनी सर्विस स्टार्ट कर सकें। वे फॉरवर्ड में क्या आता है, देखिए इन सभी बाधाओं के बावजूद दो ऐसी चीज़ें हैं, जैसे एक तो है डाटा एक्सक्लूसिविटी। जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स का जो डेटा है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा को नहीं देती छोटी कंपनीज को, जेनरिक कंपनीज को, और इवन पेटेंट को जो 20 साल तक की तय सीमा होती है उसके बाद में भी नहीं पेटेंट मिल पाता। जो जेनरिक कंपनीज हैं वो भी अपनी दवाइयाँ नहीं बना सकती। लेकिन अच्छी बात है कि जो डाटा एक्सक्लूसिविटी और IPR के जो बड़े इश्यूज हैं वो नहीं है BTIA में। अगर वो होते तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी BTIA का साइन होना। तो कंक्लूजन में तो हम यही कह सकते हैं कि जो मेन हर्डल है वो कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी का जल्द से जल्द साइन किया जाना है। जितनी जल्दी ये साइन होगा उतना ही अच्छा होगा, और हमारे जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया के जो रिलेशंस हैं उनको आगे ले जाया जा सकेगा। यूटिलिटी क्या है, पेपर 2 में क्वेश्चन आ सकता है। क्रिटिकली एनालाइज आपको करना है इंडिया और EU के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको स्पेशल फोकस देना है इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। तो सारी बातें लिखिएगा, कहाँ कहाँ पोटेंशियल है, कहाँ कहाँ अभी रोड ब्लॉक्स हैं।